अगली बार जब आसमान में वो 300 टन का भारी लोहे का ढांचा उड़ते हुए दिखे ना, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर कौन सी चीज है जो उस भीमकाय मशीन को नीचे गिरने से रोक रही है। बिल्कुल। और वो भी एक ऐसी ताकत जिसे इंसान देख भी नहीं सकता। हाँ, मेरा मतलब है हवा। धातु का वो विशालकाय ढांचा जिसके अंदर सैकड़ों लोग बैठे हैं, वो उस अदृश्य हवा के सहारे ही बादलों के बीच तैरता है। भले ही हवा दिखाई ना दे, लेकिन इसके प्रभाव को ना हमेशा महसूस किया जा सकता है। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, हमारी इस डीप डाइव में, हम इसी अदृश्य ताकत को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एरोडायनेमिक विंग एनालिसिस वाया सॉलिडवर्क्स फ्लो सिमुलेशन से जुड़ी कुछ बेहद शानदार रिसर्च और नोट्स हैं। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि हवा विमान के पुर्जों के साथ कैसे व्यवहार करती है और कैसे इंजीनियर असली भौतिक मॉडल बनाने से पहले ही सॉफ्टवेयर की मदद से इस अदृश्य हवा के हर एक कण का सटीक अनुमान लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हवा भले ही हमें अदृश्य लगती हो, लेकिन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दुनिया में इसे किसी ठोस चट्टान या बहती हुई नदी से कम नहीं आंका जाता। अच्छा। ठोस चट्टान की तरह। हाँ बिल्कुल। जब एक विमान 800 या 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है ना, तो ये साधारण सी दिखने वाली हवा एक बेहद शक्तिशाली और जटिल भौतिक बल में बदल जाती है। समझ रहा हूँ। हमारी आज की चर्चा का जो आधार है वो यही है कि इस बल को केवल महसूस ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे गणितीय रूप से मापा जा रहा है, इसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे इंसानी जरूरतों के अनुकूल बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो सिमुलेशन या सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उड़ान के पीछे का मूल भौतिक विज्ञान आखिर है क्या। क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी सिमुलेट किया जाता है वो प्रकृति के कुछ बहुत ही बुनियादी और कठोर नियमों पर आधारित होता है। उड़ान का भौतिक विज्ञान मतलब ये सुनते ही दिमाग में ना बहुत सारे भारी भरकम समीकरण और फॉर्मूले आने लगते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर इसे थोड़ी सरल भाषा में समझा जाए तो यहाँ लिफ्ट और ड्रैग का ही सारा खेल नजर आता है ना? बिल्कुल सही। लिफ्ट वो बल है जो विमान को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की तरफ खींचता है, और ड्रैग वो बल है जो हवा के घर्षण के कारण उसे पीछे की तरफ धकेलता है। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक अनुभव से जोड़ा जा सकता है। बताइए, बचपन में या शायद आज भी जब किसी चलती गाड़ी की खिड़की से हाथ बाहर निकालते हैं ना, अरे हाँ, वो तो सबने किया है ना? तो हवा का एक बहुत मजबूत धक्का महसूस होता है। अगर हाथ को हवा के बहाव के बिल्कुल सीधा रखा जाए तो वो हवा को आसानी से चीरता हुआ आगे बढ़ता है। पीछे की तरफ एक हल्का दबाव महसूस होता है जो कि हमारा ड्रैग है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हाथ को थोड़ा सा तिरछा किया जाता है, यानी उंगलियों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया जाता है, अचानक हवा हाथ को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ धकेलने लगती है। और यही वो लिफ्ट है जो एक विशालकाय विमान को हवा में उठाती है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। इस छोटे से अनुभव में ना पूरी की पूरी एरोडायनामिक्स का सार छिपा हुआ है। विज्ञान की भाषा में इसे अक्सर बर्नौली का सिद्धांत या बर्नौलीज प्रिंसिपल के संदर्भ में समझाया जाता है। विमान का पंख, जिसे तकनीकी भाषा में एयरफॉइल कहा जाता है, उसका आकार बहुत ही खास होता है। वो ऊपर से थोड़ा घुमावदार यानी कर्व्ड होता है और नीचे से लगभग सपाट होता है। अच्छा। अब जब ये पंख हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है तो हवा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ हवा पंख के ऊपर से गुजरती है और कुछ नीचे से। आमतौर पर किताबों में यही लिखा होता है कि ऊपर की हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो तेज चलती है। हाँ, अक्सर यही पढ़ाया जाता है। पड़ती है ना? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर ना हमें रटी रटाई परिभाषाओं से बाहर निकलकर विज्ञान की असली खूबसूरती को देखना चाहिए। देखिए, हवा कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जिसे किसी रेस में भाग लेना है और जल्दी पहुंचना है। हाँ, वही तो। असल में यहाँ मास कंजर्वेशन या द्रव्यमान के संरक्षण का नियम काम करता है। इसे ऐसे समझिए, जब हम बगीचे में पानी देने वाले पाइप के मुहाने पर अंगूठा रखकर उसके रास्ते को थोड़ा संकरा कर देते हैं तो क्या होता है? पानी की धार अचानक बहुत तेज हो जाती है। बिल्कुल। पानी को उसी संकरी जगह से बाहर निकलना है, इसलिए उसकी गति बढ़ जाती है। और बिल्कुल यही चीज पंख के ऊपर होती है। अरे वाह, तो पंख के आकार का इसमें रोल है। हाँ, पंख का घुमावदार ऊपरी हिस्सा हवा के बहने के रास्ते को थोड़ा संकरा कर देता है। इस कारण से हवा को उस हिस्से से गुजरने के लिए अपनी गति बढ़ानी पड़ती है। और बर्नौली का सिद्धांत यही कहता है कि किसी बहते हुए तरल या गैस में जहां गति बढ़ती है
वहां दबाव यानी प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि पंख के ऊपर हवा तेज बह रही है, इसलिए वहां दबाव कम हो गया, और पंख के नीचे हवा की गति अपेक्षाकृत कम है, इसलिए वहां दबाव अधिक है। एकदम सही। तो नीचे का ये उच्च दबाव और ऊपर का निम्न दबाव मिलकर एक तरह का वैक्यूम जैसा प्रभाव पैदा करते हैं, जो विमान को ऊपर की ओर खींचता है। हाँ, ये तो वाकई किसी जादू से कम नहीं लगता कि केवल हवा के दबाव में थोड़ा सा अंतर पैदा करके हजारों किलो वजन को आसमान में उठाया जा सकता है। विज्ञान का यही पहलू इसे जादू से अलग करता है, क्योंकि ये पूरी तरह से मापा जा सकता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ये दबाव का अंतर इतना सटीक होना चाहिए कि वो हवा में इतने भारी धातु के विमान को सुरक्षित रूप से टिका सके। इसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं की जा सकती। लेकिन जो खिड़की से बाहर निकाले गए हाथ वाला उदाहरण था, जब हाथ को तिरछा किया जाता है तो उस कोण का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है ना? बहुत बड़ा रोल होता है। हाथ जितना तिरछा होता है, ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का उतना ही तेज होता जाता है। हमारे जो स्रोत सामग्री है उसमें इसे एंगल ऑफ अटैक कहा गया है, यानी आने वाली हवा और पंख के बीच का कोण। एक निश्चित सीमा तक इस कोण को बढ़ाने से लिफ्ट बढ़ती है, विमान और तेजी से ऊपर उठता है। लेकिन अगर इस कोण को लालच में आकर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? क्या लिफ्ट हमेशा बढ़ती ही रहेगी? और यहीं पर चीजें खतरनाक और बहुत जटिल हो जाती हैं। एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना ना एक दोधारी तलवार की तरह है। अच्छा, हाँ। जब तक कोण एक सुरक्षित सीमा के भीतर है, तब तक हवा पंख की सतह के साथ साथ एक सुचारू और चिकने तरीके से बहती है। इस शांत और व्यवस्थित बहाव को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो, ठीक है। उड़ान के लिए ये सबसे आदर्श और सुरक्षित स्थिति है। लेकिन अगर उस कोण को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो हवा पंख की ऊपरी सतह से चिपक कर नहीं रह पाती है, वो सतह से अलग होने लगती है, जिसे तकनीकी भाषा में एयर फ्लो सेपरेशन कहते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई तेज रफ्तार गाड़ी किसी बहुत तीखे मोड़ पर मुड़ने की कोशिश करे और सड़क से उसकी पकड़ छूट जाए। बिल्कुल सटीक तुलना है आपकी। जब ये अलगाव होता है तो हवा का वो चिकना बहाव एक अराजक और उथल-पुथल वाले बहाव में बदल जाता है, जिसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंस, हाँ। पंख के पीछे हवा भंवर बनाने लगती है, और जब ये सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पंख पूरी तरह से लिफ्ट पैदा करने की क्षमता खो देता है। मतलब लिफ्ट एकदम खत्म? लगभग खत्म। हवा का दबाव अचानक बदल जाता है। इस स्थिति को स्टॉल कहा जाता है। ये एक भयंकर एरोडायनामिक विफलता है, जहां विमान अचानक हवा में टिके रहने की क्षमता खो देता है और पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। ये तो डरावना है। इसका मतलब है कि किसी भी नए विमान या पंख को डिजाइन करते समय ये जानना जीवन और मृत्यु का सवाल है कि किस एंगल ऑफ अटैक पर हवा का सेपरेशन शुरू होगा और स्टॉल की स्थिति कब आएगी। बिल्कुल। कुल मिला के कहानी यह है कि एक तरफ लिफ्ट और ड्रैग की ताकतें हैं, दबाव का खेल है, और दूसरी तरफ एंगल ऑफ अटैक और स्टॉल का खतरा है। इतिहास में देखा जाए तो राइट ब्रदर्स के समय से ही इन ताकतों का परीक्षण करने के लिए लकड़ी और धातु के छोटे छोटे मॉडल बनाए जाते थे और उन्हें विशालकाय विंड टनल में रखकर उनके ऊपर तेज हवा फेंकी जाती थी। विंड टनल का इतिहास तो बहुत पुराना और समृद्ध है, और वे आज भी एरोस्पेस टेस्टिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, लेकिन बार बार असली मॉडल बनाना, उन्हें काटना, तराशना और फिर विंड टनल में परखना, ये बहुत ही महंगा, धीमा और संसाधनों को निचोड़ लेने वाला काम है। मान लीजिए किसी इंजीनियर को पंख के घुमाव में सिर्फ 1 मिलीमीटर का बदलाव करना है, तो पूरा नया मॉडल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक पूरा नया मॉडल बनाना पड़ेगा। ये व्यवहारिक नहीं है, और यहीं से इंजीनियरिंग की दुनिया में CFD और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ऐतिहासिक प्रवेश होता है। CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। अगर मैं इसे सही समझ पा रहा हूं तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स की वो उन्नत शाखा है जो हवा और तरल पदार्थों के बहाव का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर, गणित और एल्गोरिदम का उपयोग करती है। ये बिना कोई असली मॉडल बनाए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर उस पूरी विंड टनल को खड़ा कर देती है। हाँ, और ऐसा करने के लिए ये बहुत ही जटिल गणित का सहारा लेती है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है, अगर ये सब सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के अंदर हो रहा है, तो क्या ये आज के आधुनिक वीडियो गेम्स के एडवांस्ड फिजिक्स इंजन जैसा नहीं है?
मतलब आजकल के वीडियो गेम्स में भी तो गाड़ियां उड़ती हैं, हवा चलती है, पानी बहता है और वो सब स्क्रीन पर बिल्कुल असली लगता है। तो हम स्क्रीन पर दिखने वाले इन डिजिटल नतीजों और रंगीन तस्वीरों पर एक असली विमान में बैठे सैकड़ों लोगों की जान का भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या असली दुनिया के भौतिकी को कुछ कोड की लाइनों पर छोड़ देना एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। जब पहली बार CFD सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू हुआ था ना, तब पुराने इंजीनियरों ने भी ठीक यही सवाल उठाए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन CFD और वीडियो गेम के बीच का अंतर जमीन और आसमान का है। वीडियो गेम का मुख्य उद्देश्य चीजों को इंसानी आंखों के लिए बस असली जैसा दिखाना होता है। विजुअल रियलिज्म। हाँ, इसलिए उनके प्रोग्रामर्स ऐसे शॉर्टकट और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो स्क्रीन पर अच्छे दिखें, लेकिन जिनकी गणना कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड पलक झपकते कर सके। इसके विपरीत CFD किसी को खुश करने या अच्छे ग्राफिक्स दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके पीछे नेवियर-स्टोक्स या नेवियर-स्टोक्स जैसे बेहद कठोर, उन्नत और जटिल गणितीय समीकरण होते हैं। ये समीकरण इतने जटिल हैं कि गणित की दुनिया में इन्हें हल करने वाले के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा गया है। अरे बाप रे! तो ये सॉफ्टवेयर हवा को दिखाता नहीं है, बल्कि हवा को कैलकुलेट करता है। बिल्कुल, बात जड़ तक पहुंच गई। CFD सॉफ्टवेयर हवा को खाली जगह की तरह नहीं देखता। ये हवा को लाखों करोड़ों छोटे-छोटे अदृश्य क्यूब्स के एक ग्रिड के रूप में देखता है। क्यूब्स के ग्रिड? हाँ, ये हर एक क्यूब के लिए गणना करता है कि वो अपने बगल वाले क्यूब से कैसे टकरा रहा है, उसमें कितनी ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है और उसका द्रव्यमान और संवेग कैसे बदल रहा है। ओहो। ये वीडियो गेम का कोई सस्ता भ्रम नहीं है। ये भौतिकी के बुनियादी नियमों की 100% गणितीय नकल है। सॉलिडवर्क्स फ्लो सिमुलेशन जैसे टूल्स इसी गणितीय ताकत को CAD वातावरण के साथ सीधे जोड़ देते हैं। इसमें इंटरनल फ्लो यानी किसी जेट इंजन या पाइप के अंदर हवा का बहाव और एक्सटर्नल फ्लो यानी विमान के पंखों के ऊपर बाहरी हवा का बहाव, दोनों का ही बेहद सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। इस गणितीय ताकत को समझने के बाद स्वाभाविक रूप से ये जानने की इच्छा होती है कि एक एरोस्पेस छात्र या इंजीनियर वास्तव में इस सिमुलेशन को अपने साधारण से दिखने वाले कंप्यूटर पर सेट कैसे करता है? हाँ, ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। हमारी स्रोत सामग्री में इस प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है। इसे एक डिजिटल दुनिया या वर्चुअल विंड टनल के निर्माण की कहानी की तरह देखा जा सकता है। तो अगर हमें कंप्यूटर के अंदर एक अदृश्य हवा का खेल रचना है, तो ये कहानी शुरू कैसे होती है? इस डिजिटल दुनिया को बनाने की शुरुआत सबसे पहले मुख्य किरदार को गढ़ने से होती है। इंजीनियर्स सॉलिडवर्क्स या किसी अन्य CAD सॉफ्टवेयर में पंख का एक 3D ज्यामितीय ढांचा बनाते हैं। 3D मॉडल? ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मूर्तिकार मिट्टी से एक आकार बनाता है, लेकिन यहाँ मिट्टी की जगह डिजिटल डेटा होता है। एक बार जब पंख का 3D आकार तैयार हो जाता है, तो अगला कदम होता है हवा के लिए एक मंच तैयार करना। मंच तैयार करना मतलब वो जगह जहां ये पूरी हवा बहेगी? जी, इसे तकनीकी भाषा में कंप्यूटेशनल डोमेन कहा जाता है। ये उस पंख के चारों ओर का वो 3D दायरा या वो बक्सा है जहां ये पूरा सिमुलेशन होने वाला है। इसे आप वर्चुअल विंड टनल की दीवारें मान सकते हैं। समझ गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती आती है। ये बक्सा कितना बड़ा होना चाहिए? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर ये डोमेन बहुत छोटा होगा तो हवा पंख से टकराकर तुरंत इस डिजिटल बक्से की दीवारों से टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी, जिससे नतीजे पूरी तरह गलत हो जाएंगे। अच्छा, बाउंस बैक कर जाएगी हवा? बिल्कुल, इसलिए ये बक्सा इतना बड़ा होना चाहिए कि हवा के बहाव में होने वाले हर बदलाव, हर टर्ब्यूलेंस और लहर को इसमें पूरी तरह से कैद किया जा सके। इसके बाद शायद हमें सॉफ्टवेयर को ये भी बताना पड़ता होगा कि बाहरी दुनिया के हालात क्या हैं। मतलब विमान समुद्र तल के पास उड़ रहा है या हिमालय की ऊंचाई पर। और यहीं पर बाउंड्री कंडीशन की भूमिका आती है। यहाँ सॉफ्टवेयर को बताया जाता है कि हवा का दबाव क्या है, बाहर का तापमान क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, तरल पदार्थ कौन सा है। इस मामले में वो तरल पदार्थ पृथ्वी की हवा है? हाँ, लेकिन अगर किसी पनडुब्बी का सिमुलेशन हो रहा होता तो यहाँ तरल पदार्थ के रूप में पानी का चुनाव किया जाता। यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है। ढांचा बन गया, कमरा बन गया, हवा तय हो गई। लेकिन अब एक ऐसा चरण आता है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी लगता है, मैश जनरेशन। मैश जनरेशन बहुत अहम हिस्सा है ये। स्रोत सामग्री में इसका काफी जिक्र है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं
तो क्या ये डिजिटल तस्वीर में पिक्सल जैसा है? हाँ, काफी हद तक। जब किसी भी डिजिटल फोटो को बहुत करीब से जूम किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे चौकोर डिब्बे दिखाई देते हैं। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे तस्वीर उतनी ही साफ, तीखी और विस्तृत होगी। बिल्कुल। उसी तरह मैश जनरेशन में उस पूरे हवा के कमरे यानी कंप्यूटेशनल डोमेन और पंख को लाखों छोटे छोटे 3D ग्रिड या गणितीय तत्वों में बांट दिया जाता है। मैश जितना बारीक होगा, नतीजे उतने ही सटीक होंगे। क्या ये सही है? ये एनालॉजी विज्ञान के इस हिस्से को समझने के लिए ना सबसे बेहतरीन है। पिक्सल जितने छोटे और घने होंगे, जानकारी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी और व्यावहारिक समस्या जन्म लेती है। वो क्या? मैश को बहुत ज्यादा बारीक करने का मतलब है लाखों करोड़ों छोटे ग्रिड बनाना। अब याद करें कि सॉफ्टवेयर हर एक ग्रिड के लिए नेवियर-स्टोक्स के उन बेहद जटिल गणितीय समीकरणों को हल कर रहा है। मतलब कंप्यूटर पड़ी बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा ग्रिड होंगे, कंप्यूटर के प्रोसेसर को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई छात्र अति उत्साह में आकर मैश को बहुत ज्यादा बारीक कर दे और उसे एक साधारण कंप्यूटर पर चलाए तो शायद सिमुलेशन पूरा होने में हफ्तों या महीनों लग जाएं। हाँ, ऐसा होता है। मैंने तो सुना है एक छोटी सी गलती के कारण ऐसा भी हुआ है कि छात्रों ने गलत तापमान जैसे एब्सोल्यूट 0 यानी 0 केल्विन सेट कर दिया हो और सिमुलेशन के पूरे होने का 3 दिन तक इंतजार किया हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि नतीजा पूरी तरह से बकवास आया है। इंजीनियरिंग स्कूलों में तो ये बहुत आम बात है। इसीलिए छात्रों और इंजीनियरों को सटीकता और उपलब्ध कंप्यूटेशनल संसाधनों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन खोजना पड़ता है। बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ, हर जगह मैश को बारीक करने की जरूरत नहीं होती। असली बुद्धिमानी ये है कि पंख के बिल्कुल पास, जहां हवा तेजी से मुड़ती है और जहां दबाव तेजी से बदलता है, वहां मैश को बहुत बारीक रखा जाए। और पंख से दूर, जहां हवा का बहाव सीधा और शांत है, वहां मैश को थोड़ा बड़ा या कोर्स रखा जा सकता है। कंप्यूटर के समय और ऊर्जा को बचाने की यही असली कला है। इसके बाद आने वाली हवा की गति यानी इनलेट वेलोसिटी तय की जाती है। लेकिन स्रोत सामग्री में ना एक और भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, के एप्सिलॉन मॉडल। अच्छा, के एप्सिलॉन। हाँ, जब भी मैं टर्बुलेंस या हवा की उथल-पुथल के बारे में पढ़ता हूँ तो ये शब्द सामने आ जाता है। ये के एप्सिलॉन असल में है क्या? क्या इसे बिना किसी जार्गन के समझाया जा सकता है? बिल्कुल। इसे ना ऐसे देखा जा सकता है जैसे किसी ऊंचे झरने से गिरते हुए पानी को देखना। झरने से गिरता पानी, ठीक है। जब पानी नीचे पत्थरों पर गिरता है तो लाखों बूंदें बेतरतीब दिशाओं में छिटकती हैं। हवा में भी टर्बुलेंस बिल्कुल ऐसा ही है, अराजक और बेतरतीब। हाँ, कंप्यूटर के लिए हर एक गिरती हुई बूंद के रास्ते को नापना तो असंभव है। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी इसमें हार मान जाएंगे। इसलिए के एप्सिलॉन जैसे टर्बुलेंस मॉडल एक गणितीय शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। अच्छा, एक शॉर्टकट है ये? हाँ, वे हर एक बूंद की गणना करने के बजाय ये अनुमान लगाते हैं कि पानी का मुख्य रेला कहाँ गिरेगा और कितनी ऊर्जा का छींटा उड़ेगा। ये मॉडल सॉफ्टवेयर को बताता है कि बिना कंप्यूटर को क्रैश किए हवा की इस अराजकता का सटीक अनुमान कैसे लगाया जाए। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। मतलब हर बूंद को गिनने के बजाय पूरे छींटे का अनुमान लगाना। इसके बाद अंतिम चरण आता है, सॉल्वर रन करना। बिल्कुल। यहाँ कंप्यूटर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लाखों ग्रिड्स में नेवियर-स्टोक्स और के एप्सिलॉन समीकरणों को बार-बार हल करना शुरू करता है। और जब कंप्यूटर अपना ये भारी भरकम कैलकुलेशन पूरा कर लेता है तो उसके बाद स्क्रीन पर जो जादुई तस्वीरें उभरती हैं वे वाकई अद्भुत होती हैं। हवा कहाँ तेज चल रही है और कहाँ धीमी। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, जिसमें लाल रंग सबसे ज्यादा दबाव वाले हिस्से को और नीला रंग सबसे कम दबाव वाले हिस्से को दर्शाता है। हाँ, वही लाल और नीले मैप्स। ये रंगीन मैप्स उस वैक्यूम और उस दबाव को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ले आते हैं जिस पर विमान टिका है। स्ट्रीमलाइन विजुअलाइजेशन से तो हवा के बहाव के पैटर्न को बिल्कुल वैसे ही देखा जा सकता है जैसे किसी नदी में पानी की लहरें बह रही हों। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर देखें तो ये खूबसूरत रंगीन मैप्स सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन को सजाने के लिए नहीं है। इनका असली दुनिया में बहुत बड़ा और सीधा असर पड़ता है। जैसे कि जब बोइंग या एयरबस जैसी बड़ी विमान निर्माता कंपनियां अपने कमर्शियल विमानों का डिजाइन बनाती हैं तो वे इन्हीं CFD परिणामों का उपयोग करके पंखों के आकार में
मिलीमीटर के 10वें हिस्से जितने छोटे बदलाव करती हैं, ताकि हवा का ड्रैग कम से कम हो सके। मिलीमीटर का 10वां हिस्सा? हाँ, और एक लंबी उड़ान में वो थोड़ा सा कम हुआ ड्रैग एयरलाइंस के लिए लाखों डॉलर के जेट फ्यूल की बचत में बदल जाता है। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और कंपनियों की जेब के लिए भी। और सिर्फ ईंधन ही नहीं, परफॉर्मेंस के मोर्चे पर भी सीएफडी बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री में लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स का भी जिक्र है। लड़ाकू विमानों को तो ध्वनि की गति से भी तेज यानी सुपरसोनिक उड़ना होता है। और ध्वनि की गति से ऊपर जाते ही हवा का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। अच्छा। वहाँ हवा आसानी से रास्ते से नहीं हटती, बल्कि वो संकुचित होकर शॉक वेव्स पैदा करती है। शॉक वेव्स। सीएफटी की मदद से ही उन लड़ाकू विमानों की हाई स्पीड स्टेबिलिटी तय की जाती है, ताकि इतनी तेज रफ्तार पर भी वे संतुलन न खोएं। ड्रोन्स के मामले में चूंकि उन्हें बैटरी पर उड़ना होता है, इसलिए उनका डिजाइन इतना एरोडायनामिक होना चाहिए कि वे कम से कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकें। समझ रहा हूँ। यहाँ तक कि नासा भी जब अपने स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष से वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश कराता है, तो उस समय पैदा होने वाले अत्यधिक घर्षण, गर्मी और प्लाज्मा का अध्ययन करने के लिए सीएफडी का ही इस्तेमाल करता है। वे नीले और लाल प्रेशर मैप्स सीधे तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर सुरक्षित लौटने की गारंटी बनते हैं। ये सुना वाकई रोमांचित कर देता है कि कैसे गणित और सॉफ्टवेयर का एक टूल हमारी भौतिक दुनिया को इतनी गहराई से आकार दे रहा है। लेकिन एक मिनट के लिए रुकते हैं। हाँ, बताइए। सीएफडी जितना चमत्कारी और अचूक लगता है, क्या ये वास्तव में इतना ही परफेक्ट है? मतलब तकनीक चाहे जितनी उन्नत हो, इसका इस्तेमाल करने वाले इंसान से तो गलतियां हो ही सकती हैं ना। इसमें कोई शक नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान की एक बहुत पुरानी कहावत है, कचरा अंदर कचरा बाहर, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर सॉफ्टवेयर में गलत जानकारी या गलत पैरामीटर डाल दिए जाएं, तो वो अपना पूरा गणितीय ताकत लगाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत नतीजा ही स्क्रीन पर दिखाएगा। मशीन इंसान के लिए सोचने का काम तो नहीं कर सकती ना। ये सीएफटी विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। सीएफटी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सब कुछ अपने आप ठीक कर देगी। ये केवल एक टूल है, और कोई भी टूल उतना ही अच्छा होता है जितना उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान। बिल्कुल। छात्रों और यहाँ तक कि कई बार अनुभवी इंजीनियरों द्वारा की जाने वाली कुछ सबसे सामान्य गलतियों में से एक है गलत बाउंड्री कंडीशन सेट करना। कैसे? है जहाँ हवा बहुत पतली होती है, अरे बाप रे। तो वो पूरा सिमुलेशन, भले ही वो दिखने में कितना भी सुंदर क्यों ना हो, असल जिंदगी में वो कचरा है। और मैश क्वालिटी से समझौता करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की। अगर समय बचाने के चक्कर में मैश बहुत बड़ा छोड़ दिया जाए, तो सॉफ्टवेयर उन छोटे छोटे हवा के भंवरों को पकड़ ही नहीं पाएगा, जो आगे चलकर विमान के स्टॉल होने का कारण बन सकते हैं। एकदम सही। इसके अलावा एक और शब्द जो बार बार सामने आता है, वो है कन्वर्जेंस। मैंने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा ये कोई गणितीय जादू है, जहां मशीन हार मान लेती है और कहती है कि बस अब और कैलकुलेट नहीं कर सकती। असल में ये सिमुलेशन रुकता कब है? कन्वर्जेंस मशीन के हार मानने का नाम नहीं है। देखिए, सीएफटी सिमुलेशन एक चक्रीय प्रक्रिया या आइटरेटिव प्रोसेस है। कंप्यूटर एक ही समीकरण को बार बार हल करता है। हर बार जब वो हल करता है, तो नतीजा थोड़ा और सटीक होता जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी झूलते हुए पेंडुलम को देखना। शुरुआत में पेंडुलम बहुत दूर तक हिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति कम होती है और अंततः वो एक जगह पे स्थिर हो जाता है। अच्छा, तो सेटल हो जाता है। बिल्कुल। सिमुलेशन में भी जब लगातार कई कैलकुलेशंस के बाद नतीजों में बदलाव आना बंद हो जाए और वे एक स्थिर बिंदु पर पहुंच जाएं, तो उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कुछ लोग इस कन्वर्जेंस के होने से पहले ही उतावली में सिमुलेशन रोक देते हैं, समय बचाने के लिए। और इस अधूरी स्थिति में जो रंगीन ग्राफिक्स स्क्रीन पर दिखेंगे, वो पूरी तरह से भ्रामक और गलत होंगे।
CFD पूरी तरह से गणितीय अनुमानों यानी न्यूमेरिकल अप्रॉक्सिमेशंस पर टिका है, इसलिए ज्ञान और डेटा तभी मूल्यवान होता है जब उसके पीछे इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग हो। ये एक बहुत ही जरूरी और स्पष्ट चेतावनी है। तकनीक इंसानों को शक्तिशाली जरूर बनाती है, लेकिन ये कभी भी बुनियादी इंजीनियरिंग समझ की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल नहीं ले सकती। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटा जाए तो स्पष्ट है कि CFD और सॉलिडवर्क्स फ्लो सिमुलेशन ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया है। जो विंड टनल परीक्षण पहले केवल बड़े-बड़े शोध संस्थानों और करोड़ों डॉलर के बजट तक ही सीमित थे, वे अब एक विश्वविद्यालय की लैब या किसी छात्र के डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। ये न सिर्फ बहुत तेज और सस्ता है, बल्कि ये इंजीनियरों और सीखने वालों को प्रयोग करने, बेखौफ होकर गलतियां करने और नए नवाचार करने की एक अभूतपूर्व आज़ादी देता है। ये इस बात का भी बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सदियों पुराने भौतिक सिद्धांतों जैसे बर्नौली का सिद्धांत को आज की आधुनिक कंप्यूटेशनल ताकत के साथ मिलाकर दुनिया के आसमानों को फतह किया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पुराने स्थापित विज्ञान और नए डिजिटल तकनीक का एक शानदार संगम है। और मज़ेदार बात यह है कि ये यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तो महज एक शुरुआत है। अच्छा जी, जैसे जैसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ रही है, भविष्य में CFD सिमुलेशन और भी अधिक जटिल, वास्तविक और सटीक होते जाएंगे। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा ख्याल आ रहा है जो आज के इस पूरे विषय को ना हमारी दुनिया से ही बाहर ले जाता है। वो क्या? हमने ये तो देख लिया कि पृथ्वी की हवा के व्यवहार को कंप्यूटर पर सिमुलेट करने में हमने महारत हासिल कर ली है। हवा का दबाव, उसका घनत्व, टर्बुलेंस, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, इस वक्त नासा के वैज्ञानिक भविष्य में मंगल ग्रह या शनि के विशाल चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रोन या विमान डिजाइन करने में लगे हैं। इंजेन्यूटी नाम का हेलीकॉप्टर तो मंगल की धरती पर उड़कर इतिहास भी रच चुका है। बिल्कुल रचा है। अब मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी से 100 गुना पतला है, और वहीं दूसरी तरफ टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी से बहुत ज्यादा घना और मीथेन गैस से भरा हुआ है। ऐसे में ये सोचना वाकई सिर चकरा देने वाला है कि पृथ्वी की हवा के लिए बनाए गए ये CFD एल्गोरिदम और गणितीय मॉडल उन एलियन ग्रहों के बिल्कुल अज्ञात, रहस्यमय और खतरनाक वायुमंडल में उड़ान का सटीक सिमुलेशन कैसे करते होंगे। जब हवा ही मीथेन की हो तो बर्मानी का सिद्धांत वहां कैसे काम करता होगा। ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान कथा यानी साइंस फिक्शन और वास्तविक विज्ञान की हदों को मिला देता है। धरती के सुरक्षित सीमाओं से बाहर निकलकर उन अछूते और एलियन वायुमंडलों में सिमुलेशन करना ही शायद CFD और इंसानी बुद्धि की अगली सबसे बड़ी परीक्षा है। और यही एक विज्ञान की सबसे बड़ी जीत है। शायद अगली बार जब आसमान में कोई विमान दिखाई दे या बस चलती गाड़ी की खिड़की से उस हवा के धक्के को महसूस किया जाए, तो एक पल के लिए ये याद किया जा सकता है कि उस छोटे से अनुभव और हवा के उस झोंके के पीछे गणित का कितना बड़ा और गहरा समंदर छिपा है। बिल्कुल। वो सिर्फ हवा नहीं है, वो एक बहता हुआ डेटा है, और इंसानों के पास अब उस अदृश्य डेटा को पढ़ने और समझने की चाबी है। चलिए, इसी रोमांचक और असीम सोच के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।